हेलो गाइज, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी फॉर हिंदी साहित्य में। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। तो गाइज, हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है यूजीसी नेट परीक्षा दिसंबर 2016 हिंदी प्रश्न पत्र थर्ड। तो गाइज, अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कीजिए। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक यूजीसी नेट परीक्षा जून 2016 हिंदी प्रश्न पत्र थर्ड। तो गाइस, हमारा आज का पहला प्रश्न है, चौपाई छंद का पूर्व रूप क्या है? और ऑप्शन है पद्धड़िया, पद्धटिका, अरिल या फिर चौपाई। तो गाइस, चौपाई छंद का पूर्व रूप है अरिल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। इसको अरिल को अडिल भी कहा जाता है। चौपाई और अरिल दोनों सममात्रिक छंद हैं और इन दोनों में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। और गाइस, चौपाई में भी 4 मात्राएं होती हैं और इसमें भी प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो गाइस, इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और प्रश्न संख्या 2 है हमारा, डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणियां संतों की वाणियां, कृष्ण भक्त या रागानुगा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वैधि भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों की तथा ऐतिहासिक हिंदी कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये छहों धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसका है? और ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा या फिर राहुल सांकृत्यायन। तो गाइस, ये पंक्तियां हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी। वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध पंक्ति है, जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही। जब वह साहित्य की भाषा हो गई तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। और रामविलास शर्मा जी का प्रसिद्ध कथन है, गरीब जनता को आधार बनाकर जब तक समाज में हिंदू मुसलमान का भेदभाव नहीं मिटाया जाता तब तक हिंदी भाषी जनता भीतर से सुदृढ़ नहीं हो सकती। वहीं राहुल सांकृत्यायन जी की कथन है, हिंदुस्तानी का अर्थ उर्दू लिपि और उर्दू भाषा को घुसेड़ना छोड़कर और कुछ नहीं है। तो गाइस, इसी के साथ चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ और प्रश्न है, कुंडलियां के उद्भुत होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? और ऑप्शन है नाद, बिंदु, प्रकाश या फिर सिद्धि। तो गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है नाद। कुंडलिनी के उद्भूत होकर ऊपर उठने की क्रिया से जो स्फोट होता है उसको नाद कहते हैं। नाद से प्रकाश होता है और प्रकाश का ही व्याप्त रूप महाबिंदु होता है। यह बिंदु 3 प्रकार का होता है, इच्छा, ज्ञान और क्रिया। योगी लोग इसी को सूर्य, चंद्र और अग्नि कहा करते हैं। तो गाइज, अगला प्रश्न है, स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है? और ऑप्शन है ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा, राम भक्ति शाखा या फिर ऑप्शन डी है कृष्ण भक्ति शाखा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है राम भक्ति शाखा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। स्वामी अग्रदास का संबंध राम भक्ति शाखा से है। गाइस, इसके अलावा भी राम भक्ति शाखा के जो कवि हैं वो हैं तुलसीदास, नाभादास, हृदय राम, प्राणचंद्र चौहान। ये राम भक्ति शाखा से संबंधित हैं। और ज्ञान मार्गी संत धारा के कवि हैं कबीरदास, रैदास, गुरु नानक, मलुकदास, सुंदरदास, बाबालाल, संत भीषण, शेख, फरीद, निपट, निरंजन, सदना। ये सभी गाइस ज्ञान मार्गी संत धारा के कवि हैं। और वहीं प्रेम मार्गी प्रेम धारा के कवि हैं जायसी, मुल्ला दाऊद, नूर मोहम्मद, कासिम शाह, शेख नबी, नरपति व्यास, जान कवि। गाइज, ये सब प्रेम मार्गी प्रेम धारा से संबंधित हैं। और वहीं कृष्ण भक्ति धारा से संबंधित जो कवि हैं वो हैं सूरदास, हित हरिवंश, गदाधर भट्ट, हरिदास, श्रीभट्ट, व्यास जी, ध्रुवदास, नेही, नागरीदास,
बिहारी दास। तो गाइज ये रहे कृष्ण भक्ति धारा के कवि। और वही राम भक्ति शाखा के कवि हैं तुलसी, अग्रदास, नाभादास, हृदय राम, प्राणचंद्र चौहान। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न संख्या 5 है, जायसी ने अपनी किस काव्य कृति में कयामत का वर्णन किया है? और ऑप्शन है मसलानामा, अखरावट, आखिरी कलाम या फिर कहरनामा। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। जायसी ने अपनी आखिरी कलाम रचना में कयामत का वर्णन किया हुआ है। और मसलनामा में ईश्वर भक्ति का प्रेम निवेदन किया गया है। वहीं अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर पर सिद्धांत संबंधी चौपाइयों का वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या 6 है, विशिष्टाद्वैत के प्रस्तोता आचार्य हैं? और ऑप्शन है रामानुजाचार्य, रामानंद, शंकराचार्य या फिर डी ऑप्शन मध्वाचार्य। तो गाइज इस प्रश्न को हम पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए रामानुजाचार्य। ये विशिष्टाद्वैत के प्रस्तोता आचार्य हैं। वहीं इसके अलावा भी जो रामानुजाचार्य हैं इनका संप्रदाय है श्री संप्रदाय। और शंकराचार्य अद्वैतवाद से संबंधित हैं। द्वैतवाद के प्रस्तोता आचार्य मध्वाचार्य माने जाते हैं। शुद्धाद्वैतवाद के विष्णु स्वामी या फिर वल्लभाचार्य प्रस्तोता आचार्य माने जाते हैं। और द्वैताद्वैतवाद के निम्बार्काचार्य और अचिंत्य भेदाभेद के चैतन्य महाप्रभु प्रस्तोता आचार्य माने जाते हैं। तो गाइज अगला प्रश्न है, गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक हैं? और ऑप्शन है हरिदास निरंजनी, लालदास, हित हरिवंश या फिर चैतन्य महाप्रभु। तो गाइज गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक चैतन्य महाप्रभु हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी। और अगला प्रश्न है, हित 84 के रचयिता हैं? और ऑप्शन है नंददास, हित हरिवंश, चित्त स्वामी या फिर स्वामी हरिदास। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। हित 84 के रचयिता हैं हित हरिवंश। गाइज इसके अलावा हित हरिवंश का एक और रचना है जिसका नाम है यमुनाष्टक। और स्वामी हरिदास इनके रचना का नाम है सिद्धांत के पद और केलीमाला। नंददास के रचना का नाम है श्याम सगाई और सुदामा चरित। वहीं चित्त स्वामी इनके रचना का नाम है पदावली। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न संख्या 9 है गाइज, यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि न तो सुर का अवधि पर अधिकार था और न जायसी का ब्रजभाषा पर। यह कथन किसका है? और ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल या फिर राम कुमार वर्मा। तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि न तो सुर का अवधि पर अधिकार था और न जायसी का ब्रजभाषा पर। गाइज ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। और हजारी प्रसाद जी का कथन है, यहाँ से क्या भाव, क्या भाषा और क्या वक्तव्य वस्तु, सब ओर से नवीन प्राणों का संदन दिखाई देता है। ये भक्ति काल के संदर्भ में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। वहीं संत काव्य के संदर्भ में नगेंद्र जी ने कहा हुआ है कि संत काव्य की भाषा जन सामान्य की भाषा है। भाषा आवश्यकता अनुसार सरल, कृत्रिमता विहीन और सहज है। और कबीरदास के संदर्भ में राम कुमार वर्मा जी का कथन है कि उनकी मातृभाषा बनारसी बोली थी जिसकी गणना पश्चिमी भोजपुरी के अंतर्गत है। ये कबीरदास के संदर्भ में राम कुमार वर्मा जी के कथन है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन। उक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? और ऑप्शन है केशवदास, तुलसीदास, ईश्वरदास या फिर नागरीदास। तो गाइज ये पंक्तियाँ हैं तुलसीदास की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न। तो गाइज अगला प्रश्न है, धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है। किसी एक के भी अभाव में वह विकलांग रहता है। यह कथन किस आलोचक का है? और ऑप्शन है
रामचंद्र शुक्ल, बी ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी ऑप्शन राहुल सांकृत्यायन और डी ऑप्शन रामविलास शर्मा। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का प्रसिद्ध कथन है, साधारण जनता के भीतर जो धर्म भावना वर्तमान थी उसने शास्त्र की अंगुली पकड़कर अपने को शक्तिशाली रूप में प्रकट किया। वहीं गाइज ये तो हो गई हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के कथन की बात। वहीं राहुल सांकृत्यायन जी का कथन है, कोई भी धर्म या विचारधारा सफलता नहीं प्राप्त कर सकती यदि वह कोई ऐसी चीज नहीं देती जिससे समाज का कल्याण होता है। ये हो गया राहुल सांकृत्यायन का कथन। और रामविलास शर्मा जी का कथन है, भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। तो चलते हैं गाइज अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, इनमें से किसी कवि ने नक्सिक शीर्षक से काव्य ग्रंथ की रचना नहीं की। यहाँ पर किसी नहीं किस होगा, इनमें से किस कवि ने नक्सिक शीर्षक से काव्य ग्रंथ की रचना नहीं की। और ऑप्शन है कुलपति मिश्र, सुरति मिश्र, नृपशंभु और पजनेश। तो गाइज नक्सिक शीर्षक से जो भी यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं ये सारे कवियों ने रचना की हुई है, अतः इनमें से एक भी विकल्प सही नहीं है। बल्कि ये जितने भी यहाँ पर कवि दिए गए हैं इन सभी ने नक्सिक शीर्षक से काव्य ग्रंथ की रचना की हुई है, इसलिए यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, अंग दर्पण किस कवि की रचना है। और ऑप्शन है रसलीन, मुबारक, बेनी प्रवीण या फिर राम सिंह। तो गाइज अंग दर्पण ये रसलीन की रचना है। अंग दर्पण के कवि हैं रसलीन। और इनकी एक और रचना का नाम है रस प्रबोध। और मुबारक के रचना का नाम है अलग शतक और तिलक शतक। वहीं बेनी प्रवीण जी की रचना का नाम है नवरस तरंग और श्रृंगार भूषण। और राम सिंह की रचना का नाम है अलंकार दर्पण और रस विनोद। ये है राम सिंह के रचना। और चलते हैं गाइज अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, को घटी ए वृष भानुजा वे हलदर के वीर। वृष भानुजा और हलदर में कौन सा अलंकार है। और ऑप्शन है यमक, बी ऑप्शन प्रतीक, सी ऑप्शन श्लेष और डी ऑप्शन ब्याज स्तुति। तो गाइज वृष भानुजा और हलधर में जो अलंकार है वो है ऑप्शन सी श्लेष अलंकार। इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ श्लेष अलंकार। गाइज श्लेष का अर्थ होता है चिपका होना। कभी कभी एक शब्द में कई अर्थ चिपके हुए रहते हैं। जहाँ किसी शब्द में एक से अधिक अर्थ निकलते हैं उसका अर्थ एक से अधिक होता है, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे वृष भानुजा का अर्थ हुआ बैल और बहन। वृषभ धन अनुजा अर्थात वृषभ का अर्थ हो गया बैल और अनुजा का अर्थ हो गया बहन। और वहीं वृष भानुजा का एक और अर्थ हुआ वृष भानु प्लस जा अर्थात राजा वृष भानु की पुत्री राधा। और हलधर का बैल अर्थ हो गया। और वहीं हलधर का एक और अर्थ हो गया हल को धारण करने वाले अर्थात कि बलराम। इस प्रकार से यहाँ वृष भानुजा और हलधर में श्लेष अलंकार हुआ। तो गाइस चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। और प्रश्न संख्या 15 है गाइस, पानीप अपार घन आनंद उक्ति ओछी, जनत जुगति जोन कौन पै नपति है। उक्त काव्यांश में कवि क्या कहना चाहता है। और ऑप्शंस दिए गए हैं, नायिका का सौंदर्य वर्णन असंभव नहीं है। और बी ऑप्शन है नायिका के सौंदर्य से अच्छी कवि की उक्ति है। और सी ऑप्शन है नायिका के सौंदर्य की तुलना में मेरी उचित निकृष्ट है। और डी ऑप्शन है नायिका का सौंदर्य और कवि की उक्ति दोनों अच्छे हैं। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी, नायिका के सौंदर्य की तुलना में मेरी उक्ति निकृष्ट है। घनानंद जी इन पंक्तियों में कहते हैं कि नायिका की सुंदरता या कांति इतनी अधिक है कि मेरी उक्ति भी उसका वर्णन नहीं कर सकती, इसलिए नायिका के सौंदर्य के सम्मुख मेरी उक्ति निकृष्ट। निकृष्ट का अर्थ होता है गाइज ओछी। तो यहाँ पर घनानंद जी कह रहे हैं कि नायिका के सौंदर्य के सम्मुख मेरी उक्ति ओछी है या निकृष्ट है। तो
तो गाइस चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है, अष्टछाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। इसके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है कि और कभी गढ़िया नंददास जड़िया। यह कथन किस आलोचक का है? और ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, बी ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी ऑप्शन राम कुमार वर्मा और डी ऑप्शन नंद दुलारे वाजपेयी। तो गाइज और कभी गढ़िया नंददास जड़िया, यह कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। अष्टछाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। इनके संबंध में यह कहावत जो प्रसिद्ध है वो है और कभी गढ़िया नंददास जड़िया। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। और वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का सूरदास के प्रति कथन है, सूरदास का एकमात्र अस्त्र प्रेमातिरेक है, जबकि नंददास का अस्त्र है युक्ति और तर्क। फिर भी नंददास की रचनाओं में अपना मोहक सौंदर्य है। और वहीं रामकुमार वर्मा जी का कथन है, सभी शब्द यथा स्थान इस प्रकार सजे हुए हैं मानो किसी ने रचनों को जड़ दिया हो। तो गाइस चलते हैं प्रश्न संख्या 17 की तरफ और 17 प्रश्न संख्या है, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है? और ऑप्शन है यशोधरा, पंचवटी, साकेत और विष्णु प्रिया। तो गाइस यहाँ पर यशोधरा भी नायिका प्रधान रचना है, साकेत भी नायिका प्रधान है और विष्णु प्रिया भी नायिका प्रधान रचना है, लेकिन पंचवटी नायिका प्रधान रचना नहीं है, बल्कि पंचवटी में लक्ष्मण की वीरता एवं प्रहरी के रूप में कार्य करने का वर्णन किया गया है। और जो पंचवटी है यह नायक प्रधान रचना है और पंचवटी का प्रकाशन वर्ष 1925 ईस्वी है। तो गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी पंचवटी। और यशोधरा का प्रकाशन वर्ष है 1930 ईस्वी और साकेत का प्रकाशन वर्ष है 1931 ईस्वी और विष्णु प्रिया का प्रकाशन वर्ष है 1957 ईस्वी। और ये सभी रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की हैं और ये तीनों की तीनों रचनाएं नायिका प्रधान रचनाएं हैं। और यशोधरा की प्रमुख पात्र गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा हैं, वहीं साकेत की मुख्य पात्र हैं लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला और विष्णु प्रिया की मुख्य पात्र का नाम है चैतन्य महाप्रभु की पत्नी विष्णु प्रिया। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और प्रश्न संख्या 18 है गाइस, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तार प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। इन काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं। और ऑप्शन है राम नरेश त्रिपाठी, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो गाइज इन पंक्तियों के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी। वहीं राम नरेश त्रिपाठी जी की कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां हैं जो कि इस प्रकार से हैं, जिसका नहीं सहारा कोई आ जाती है दृग के भीतर, मेरा हर्ष चला जाता है एक आह के साथ निकलकर। ये गाइज इन पंक्तियों के रचयिता राम नरेश त्रिपाठी हैं। और जयशंकर प्रसाद जी की पंक्तियां हैं, झंझा झकोर गर्जन है, बिजली है नीरद माला पाकर इस शून्य हृदय को सब ने आ डेरा डाला। और वहीं निराला जी की पंक्तियां हैं, प्रिय छोड़ बंधन में छंदों की छोटी राह, गजगामिनी वह पथ तरो संकीर्ण कंटका किर्ण। तो गाइस चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो प्रश्न संख्या 19 है गाइस, दिनकर की किस कीर्ति का कथानायक कर्ण है? और ऑप्शन है कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, परशुराम की प्रतीक्षा या फिर उर्वशी। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी रश्मि रथी। दिनकर की रश्मि रथी कीर्ति का कथानायक कर्ण है। और वहीं कुरुक्षेत्र इसका कथानायक हैं भीष्म और उर्वशी इसके कथा के नायक हैं पुरुरवा और परशुराम की प्रतीक्षा के कथानायक हैं परशुराम। तो गाइस चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है, अब तक क्या किया जीवन क्या जिया, ज़्यादा लिया और दिया बहुत बहुत कम। उपर्युक्त पंक्तियों के रचयिता हैं। और ऑप्शन है अज्ञेय, रघुवीर सहाय, शमशेर बहादुर सिंह और डी ऑप्शन है मुक्तिबोध। तो गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी मुक्तिबोध। इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ।
वही अज्ञेय की पंक्ति है, कोठरी में लो बढ़ाकर दीप की, गिन रहा होगा महाजन सेंध की। तो चलते हैं गाइज अगले प्रश्न की तरफ। वही गाइज एक बात और, शमशेर बहादुर सिंह जी का बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है जो कि अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही। ये पंक्तियां हैं गाइज शमशेर बहादुर सिंह जी की, जो कि बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन भरा प्रश्न रहता है और अक्सर पेपर में बैठते टाइम, परीक्षा में बैठते टाइम हम इस प्रश्न के विकल्प को गलत करके आ जाते हैं। तो गाइज हमेशा याद रखिएगा कि अगर आ जाए पेपर में कि बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही, तो इन पंक्तियों के रचयिता होंगे शमशेर बहादुर सिंह। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो गाइज अगला प्रश्न है, मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। मौन के इस रचनात्मक संदर्भ की अभिव्यक्ति अज्ञेय ने अपनी किस काव्य कृति में की है? और ऑप्शन ए है इंद्रधनुष रौंदे हुए ये, बी ऑप्शन पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, सी ऑप्शन आंगन के पार द्वार और डी ऑप्शन हरी घास पर क्षण भर। तो गाइज मौन के इस रचनात्मक संदर्भ की अभिव्यक्ति अज्ञेय जी ने इंद्रधनुष रौंदे हुए ये, इस रचना में इन्होंने इसका वर्णन किया हुआ है, इंद्रधनुष रौंदे हुए ये। और पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ में नक्शा किसी और का उभरता है, यूँ बुन जाता है जाल सन्नाटे का, इसका वर्णन अज्ञेय जी ने किया हुआ है। और आंगन के पार द्वार में श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में। ये है आंगन के पार द्वार की पंक्तियाँ। और हरी घास पर क्षण भर, इसकी जो पंक्तियाँ हैं वो हैं, चलो उठे अब तक थे हम बंधु सैर को आए, और रहे बैठे तो लोग कहेंगे धुंधले के दुबके प्रेमी बैठे हैं। तो गाइस चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। विद्रोहिणी अम्बा नाटक के रचयिता हैं और ऑप्शन ए है सेठ गोविंदास, बी चंद्रगुप्त विद्यालंकार, सी गोविंद वल्लभ पंत और डी ऑप्शन उदय शंकर भट्ट। तो गाइज विद्रोहिणी अम्बा इसके नाटककार हैं सेठ गोविंद दास। इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन, सॉरी गाइज, ये विद्रोहिणी अम्बा नाटक है उदय शंकर भट्ट का। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी उदय शंकर भट्ट। विद्रोहिणी अम्बा के नाटककार हैं उदय शंकर भट्ट। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नाटक का प्रच्छन्न नायक गौतम बुद्ध हैं? और ऑप्शन है अजातशत्रु, विक्रमादित्य, लहरों के राजहंस और डी ऑप्शन है दशाश्वमेघ। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी लहरों के राजहंस। इस नाटक के नायक हैं गौतम बुद्ध। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटककार सर्वाधिक नाटकों के रचयिता हैं? और ऑप्शन ए है ज्ञानदेव अग्निहोत्री, बी ऑप्शन लक्ष्मी नारायण लाल, सी ऑप्शन भारतेंदु हरिश्चंद्र और डी ऑप्शन सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी लक्ष्मी नारायण लाल ने सर्वाधिक नाटक लिखे हुए हैं। जैसे में इनके कुछ नाटक कुछ इस प्रकार से हैं, अंधा कुआं, मादा कैक्टस, सूखा सरोवर, नाटक बहुरंगी, नाटक तोता मैना, रात रानी। गाइज रात रानी का प्रकाशन वर्ष 1962 ईस्वी है और दर्पण इसका प्रकाशन वर्ष भी 1962 ईस्वी है। वहीं रक्तकमल, सूर्यमुख, कलंकी, कर्फ्यू, दूसरा दरवाजा, अब्दुल दीवाना, नरसिंह कथा, व्यक्तिगत, यक्ष प्रश्न, एक सत्य हरिश्चंद्र, गंगा माटी, शगुन पक्षी, सब रंग मोह भंग, राम की लड़ाई, बलराम की तीर्थ यात्रा, कजरी वन आदि जो नाटक हैं ये रचनाएं हैं लक्ष्मी नारायण लाल जी की। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न संख्या 25 है गाइस। पूस की रात कहानी का प्रमुख पात्र है और ऑप्शन है ए माधव, बी अलगू, सी हल्कू और डी रघु। तो गाइज पूस की रात कहानी का प्रमुख पात्र है हल्कू। इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी हल्कू। इसके अलावा पूस की रात के पात्र हैं मुन्नी और जबरा। वहीं
अलगू चौधरी ये पंच परमेश्वर के पात्र हैं। इसके अलावा जुम्मन शेख भी पात्र हैं। और कफन के पात्र हैं गाइस घीसू, माधव बुधिया। और नमक के दरोगा के पात्र हैं वंशीधर, आलोपी दीन। वही सदगति के पात्र हैं दुखी चमार, झुरिया, घासी राम। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न संख्या 26 है, सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक हैं। और ऑप्शन है धर्मवीर भारती, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव या फिर मोहन राकेश। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए धर्मवीर भारती, सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक हैं। और गाइज इसका प्रकाशन वर्ष है 1952 ईस्वी। वहीं कमलेश्वर एक सड़क सत्तावान गलियां इसके लेखक हैं। और राजेंद्र यादव प्रेम बोलते हैं के लेखक हैं। और मोहन राकेश की रचना का नाम है अंधेरे बंद कमरे। इसी के साथ अगला प्रश्न है हमारा, आवारा मसीहा औपन्यासिक जीवनी किसके जीवन पर आधारित है। और ऑप्शन है शरत चंद्र, बंकिम चंद्र। और सी ऑप्शन है महात्मा गांधी। और डी ऑप्शन है विवेकानंद। तो गाइज आवारा मसीहा औपन्यासिक जीवनी शरत चंद्र के जीवन पर आधारित रचना है। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए शरत चंद्र। तो चलते हैं गाइज अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी द्वारा रचित नहीं है। और ऑप्शन है झरोखे, कड़ियाँ, बसंती या फिर पीढ़ियाँ। तो गाइज भीष्म साहनी द्वारा रचित रचना नहीं है, वो है पीढ़ियाँ। झरोखे, कड़ियाँ, बसंती ये भीष्म साहनी द्वारा रचित रचना का नाम है। लेकिन पीढ़ियाँ ये भीष्म साहनी जी का रचना का नाम नहीं है, बल्कि ये रचना है अमृतलाल नागर का। तो चलते हैं गाइज अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। और ऑप्शन है बूंद और समुद्र, वरुण के बेटे, सागर, लहरें और मनुष्य। और डी ऑप्शन है डूब। तो गाइज नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास है वरुण के बेटे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी वरुण के बेटे। वहीं बूंद और समुद्र ये संबंधित है लखनऊ चौक का वर्णन जातिवाद एवं पूंजीवाद से। और सागर, लहरें और मनुष्य ये इसका विषय है बंबई के मछुआरों का जीवन। और डूब ये बेतिया नदी पर राजघाट बांध से संदर्भित है। और डूब के लेखक हैं वीरेंद्र जैन। वहीं सागर, लहरों और मनुष्य इसके लेखक हैं उदय शंकर भट्ट। वरुण के बेटे इसके लेखक हैं नागार्जुन। और बूंद और समुद्र इसके लेखक हैं अमृतलाल नागर। गाइज ये जितनी भी रचनाएं हैं ये सब उपन्यास विधा की रचनाएं हैं। तो गाइज चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, माटी की मूर्ति के लेखक हैं। और ऑप्शन है जगदीश चंद्र माथुर, बी ऑप्शन विष्णु प्रभाकर, सी ऑप्शन रामवृक्ष बेनीपुरी और डी ऑप्शन पदम सिंह शर्मा। तो गाइज माटी की मूर्तें इसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। गाइज इस प्रश्न को भी हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया है। और इसका प्रकाशन वर्ष है 1946 ईस्वी। वहीं जगदीश चंद्र माथुर इनकी रचना का नाम है 10 तस्वीरें। और इसका प्रकाशन वर्ष है 1963 ईस्वी। और विष्णु प्रभाकर जी के प्रसिद्ध रचना का नाम है कुछ शब्द कुछ रेखाएं। और इसका प्रकाशन वर्ष है 1965 ईस्वी। वहीं पदम सिंह शर्मा इनके रचना का नाम है पदम पराग और समय है 1929 ईस्वी। तो गाइस चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, कर्मवीर पत्रिका के संपादक थे। और ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी, गुलाब राय या फिर डी ऑप्शन है श्याम सुंदर दास। तो गाइस कर्मवीर पत्रिका के जो संपादक कवि हैं वो हैं माखनलाल चतुर्वेदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी। गाइस कर्मवीर का प्रकाशन वर्ष है 1919 ईस्वी। और यह जबलपुर से प्रकाशित होने वाला है। और यह एक साप्ताहिक पत्रिका है। तो गाइस चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक और बात इसके बारे में ध्यान रखिएगा, इसका सर्वप्रथम प्रकाशन मुक्ति बोध की रचनाओं में हुआ था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न संख्या 32 से गाइस, महात्मा गांधी की जीवनी अकाल पुरुष गांधी के लेखक हैं। और ऑप्शन है गिरिराज किशोर, ज्ञानेंद्र कुमार, यशपाल या फिर ईला चंद्र जोशी। तो गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी
महात्मा गांधी की जीवनी अकाल पुरुष गांधी के लेखक हैं जैनेंद्र कुमार। इसी के साथ चलते हैं गाइज अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा संस्मरणात्मक ग्रंथ कृष्णा सोबती द्वारा रचित है? और ऑप्शन है, ए है हम हसमत, बी ऑप्शन यादें और बातें, सी ऑप्शन दीवान खाना, डी ऑप्शन स्मृतियों के छंद। तो गाइज हम हसमत ये संस्मरणात्मक ग्रंथ कृष्णा सोबती द्वारा रचित रचना है, हम हसमत। और चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न संख्या 34 है, कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है, यह कथन किसका है? और ऑप्शन है लुकाच, बी ऑप्शन कॉलरिज, सी ऑप्शन आई ए रिचर्ड्स और डी ऑप्शन टी.एस. इलियट। तो गाइज ये पंक्तियां हैं इलियट का। इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी, कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है, यह कथन है इलियट का। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और अगला प्रश्न है, बायोग्राफिया लिटरेरिया के लेखक हैं। और ऑप्शन ए है वर्ड्सवर्थ, बी ऑप्शन टी.एस. इलियट और सी ऑप्शन कॉलरिज, डी ऑप्शन आई ए रिचर्ड्स। तो गाइज बायोग्राफिया लिटरेरिया के लेखक हैं कॉलरिज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी कॉलरिज। इसी के साथ चलते हैं गाइज अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, पेरिप्सूस के आधार पर काव्य में उदात्त तत्व की अवधारणा का प्रवर्तन किसने किया? और ऑप्शन ए है अरस्तु, बी लोंजाइनस, सी टी.एस. इलियट और डी आई ए रिचर्ड्स। तो गाइज पेरिप्सूस के आधार पर काव्य में उदात्त तत्व की अवधारणा के प्रवर्तक लोंजाइनस हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी लोंजाइनस। तो गाइज इसी के साथ हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गाइस लोंजाइनस के सिद्धांत का नाम है काव्य में उदात्त तत्व, वहीं अरस्तु के सिद्धांत का नाम है विरेचन। विरेचन सिद्धांत अरस्तु का है। वहीं संवेदनशीलता का असाहचर्य इसके सिद्धांतकार हैं टी.एस. इलियट और मूल्य सिद्धांत के सिद्धांतकार हैं रिचर्ड्स। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और अगला प्रश्न है गाइज, श्रेष्ठ कविता प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन है, किंतु इसके पीछे कवि की विचारशीलता और गहन चिंतन होना चाहिए, यह विचार किस पाश्चात्य चिंतक का है? और ऑप्शन है कॉलरिज, क्रोचे, लेविस या फिर वर्ड्सवर्थ। तो गाइज इस पाश्चात्य ये वर्ड्सवर्थ का है। श्रेष्ठ कविता प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन है, किंतु इसके पीछे कवि की विचारशीलता और गहन चिंतन होना चाहिए। गाइज ये विचार हैं वर्ड्सवर्थ के। तो चलते हैं गाइज अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है गाइज, नया साहित्य नए प्रश्न के लेखक हैं। और ऑप्शन ए है नगेंद्र, बी ऑप्शन शांति प्रिय द्विवेदी, सी ऑप्शन नंद दुलारे वाजपेयी और डी ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो गाइज नया साहित्य नए प्रश्न इसके ग्रंथकार हैं नंद दुलारे वाजपेयी। नया साहित्य नए प्रश्न इस ग्रंथ के लेखक हैं नंद दुलारे वाजपेयी। और गाइज इसका प्रकाशन वर्ष है 1955 ईस्वी। वही नई समीक्षा नए संदर्भ के लेखक हैं नगेंद्र और नई समीक्षा नए संदर्भ का जो प्रकाशन वर्ष है 1970 ईस्वी। और शांति प्रिय द्विवेदी के ग्रंथ का नाम है ज्योति विहग और प्रकाशन वर्ष है 1951 ईस्वी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के ग्रंथ का नाम है मध्यकालीन धर्म साधना और प्रकाशन समय है 1952 ईस्वी। तो गाइस चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, प्रतिभा का संबंध किससे है? और ऑप्शन है काव्य हेतु से, काव्य स्वरूप से, काव्य प्रयोजन से या फिर काव्य लक्षण से। तो गाइज प्रतिभा का संबंध है काव्य हेतु से। गाइज इस प्रश्न को भी हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में देख चुके हैं पिछले क्लासेस में। काव्य हेतु मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं गाइज, और वो हैं प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। प्रतिभा के 2 भेद होते हैं, कार्य इत्री और भाव इत्री, जो कि इसका भेद राजशेखर ने किया हुआ है। और रुद्रट ने सहजा और उत्पाद्या नाम से प्रतिभा के 2 भेद किए हैं। पंडित राज जगन्नाथ ने प्रतिभा को ही काव्य रचना का एकमात्र हेतु माना है। गाइज भट्टतौत ने भी प्रतिभा को नॉन मेष शालिनी प्रज्ञा कहा है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, कवि वचन सुधा के संपादक थे? और ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी ऑप्शन राधा कृष्ण दास, सी ऑप्शन बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन और डी ऑप्शन अंबिका दत्त व्यास।
तो गाइज इस प्रश्न का उत्तर आप लोग को आ रहा होगा और इस प्रश्न का सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक हैं भारतेंदु और इसका प्रकाशन वर्ष है 1868 ईस्वी। वहीं आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1881 ईस्वी और इसके संपादक हैं प्रेमघन। और अंबिका दत्त व्यास के पत्रिका का नाम है पीयूष प्रभा और प्रकाशन वर्ष है 1884 ईस्वी। और राधा कृष्ण दास के पत्रिका का नाम है सरस्वती और प्रकाशन वर्ष है 1896 ईस्वी। तो गाइस चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है 41 नंबर का। रचना काल के आधार पर निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है और ऑप्शन है ज्ञानदीप, इंद्रावती, प्रेम रतन, हंस जवाहिर। बी ऑप्शन इंद्रावती, प्रेम रतन, ज्ञानदीप, हंस जवाहिर। सी ऑप्शन प्रेम रतन, इंद्रावती, हंस जवाहिर, ज्ञानदीप। डी ऑप्शन ज्ञानदीप, प्रेम रतन, हंस जवाहिर, इंद्रावती। तो गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ज्ञानदीप का प्रकाशन वर्ष है 1919 ईस्वी और इसके रचनाकार हैं शेख नबी, उसके बाद प्रेम रतन है, उसके बाद हंस जवाहिर और हंस जवाहिर के रचनाकार हैं कासिम शाह, इंद्रावती, नूर मोहम्मद। तो गाइस चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42। रचना काल के आधार पर निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है और ए ऑप्शन है मृगावती, चंदायन, मधुमालती, चित्रावली। बी ऑप्शन है चंदायन, मृगावती, मधुमालती, चित्रावली। सी ऑप्शन है मधुमालती, चंदायन, चित्रावली, मृगावती। डी ऑप्शन चित्रावली, मधुमालती, चंदायन, मृगावती। तो गाइस आपकी जानकारी के लिए बता दें मृगावती का प्रकाशन वर्ष है 1501 ईस्वी, चंदायन का प्रकाशन वर्ष है 1379 ईस्वी और वहीं मधुमालती का प्रकाशन वर्ष है 1545 ईस्वी और चित्रावली का प्रकाशन वर्ष है 1613 ईस्वी। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी, चंदायन, मृगावती, मधुमालती, चित्रावली। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है और ऑप्शन ए है भूषण, चिंतामणि, केशवदास, सेनापति। बी ऑप्शन है सेनापति, भूषण, केशवदास, चिंतामणि। सी ऑप्शन है केशवदास, सेनापति, चिंतामणि, भूषण और डी ऑप्शन है सेनापति, केशवदास, भूषण, चिंतामणि। तो गाइस सेनापति का जन्म है 1589 ईस्वी, चिंतामणि का 1609 ईस्वी, भूषण का 1613 ईस्वी और केशवदास का 1555 ईस्वी। तो गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी, केशवदास, सेनापति, चिंतामणि, भूषण। इसी के साथ चलते हैं गाइज अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44। रचना जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है और ए ऑप्शन है बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगमोहन सिंह और बी ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन सिंह, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन और सी ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र और जगमोहन सिंह। डी ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन या फिर जगमोहन सिंह का। तो गाइज बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म है 1855 ईस्वी, वहीं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म काल है 1850 ईस्वी और प्रताप नारायण मिश्र जी का जन्म काल है 1856 ईस्वी और जगमोहन सिंह का जन्म काल है 1857 ईस्वी। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र का 50, बद्रीनारायण चौधरी घन का 55, मिश्र जी का 56 और जगमोहन सिंह जी का 57, 1857। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न गाइज जयशंकर प्रसाद की निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है और ऑप्शन ए है कानन कुसुम, आंसू, झरना, लहर। बी ऑप्शन है आंसू, कानन कुसुम, लहर, झरना। सी ऑप्शन है झरना, लहर, आंसू, कानन कुसुम। डी ऑप्शन है कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, कानन कुसुम। इसका प्रकाशन वर्ष है 1913 ईस्वी, झरना इसका प्रकाशन वर्ष 1918 ईस्वी और आंसू का प्रकाशन वर्ष है 1925 ईस्वी और लहर का प्रकाशन वर्ष है 1933 ईस्वी। तो गाइज अगला प्रश्न है जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है और ऑप्शन है ए है नागार्जुन, त्रिलोचन, भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता। बी ऑप्शन त्रिलोचन,
नागार्जुन नरेश मेहता भवानी प्रसाद मिश्र। सी ऑप्शन है नागार्जुन भवानी प्रसाद मिश्र त्रिलोचन नरेश मेहता। डी ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र त्रिलोचन नागार्जुन नरेश मेहता। तो गाइज नरेश मेहता का जन्म काल है 1924 ईस्वी, त्रिलोचन का जन्म काल है 1917 ईस्वी, नागार्जुन का जन्म काल है 1911 ईस्वी और भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म काल है 1913 ईस्वी। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी, नागार्जुन भवानी प्रसाद मिश्र त्रिलोचन नरेश मेहता। तो गाइज चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47। प्रकाशन वर्ष के अनुसार भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम है और ए ऑप्शन है कबीरा खड़ा बाजार में हानूस आलमगीर माधवी। बी ऑप्शन है हानूस कबीरा खड़ा बाजार में माधवी आलमगीर। सी ऑप्शन है हानूस माधवी कबीरा खड़ा बाजार में आलमगीर। डी ऑप्शन है माधवी कबीरा खड़ा बाजार में आलमगीर हानूस। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, हानूस। हानूस का प्रकाशन वर्ष है 1977 ईस्वी, कबीरा खड़ा बाजार में इसका प्रकाशन वर्ष है 1981 ईस्वी और माधवी का प्रकाशन वर्ष है 1985 ईस्वी। वहीं आलमगीर का प्रकाशन वर्ष है गाइज 1999 ईस्वी। गाइज इसके अलावा भीष्म साहनी जी की रचनाएं हैं मुआवजे और रंग दे बसंती चोला। रंग दे बसंती चोला गाइज ये है भीष्म साहनी जी की रचना। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और प्रश्न संख्या 48 है गाइज। कथा वस्तु को प्रधान फल की प्राप्ति की ओर अग्रसर कराने वाले चमत्कारपूर्ण अंश को अर्थ प्रकृति कहा जाता है। इन 5 अर्थ प्रकृतियां का सही अनुक्रम क्या है? और ए ऑप्शन है बिंदु पताका प्रकरी बीज कार्य। बी ऑप्शन है पताका बीज बिंदु कार्य प्रकरी। सी ऑप्शन है बीज बिंदु प्रकरी पताका या फिर कार्य और डी ऑप्शन है गाइज बीज बिंदु पताका प्रकरी या फिर कार्य। तो गाइज इसका जो सही अनुक्रम है वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही क्रम है, बीज बिंदु पताका प्रकरी कार्य। प्रयोजन फल या फिर कार्य की सिद्धि के लिए जो साधन होता है उसे अर्थ प्रकृति कहते हैं। अर्थ प्रकृतियाँ कथा वस्तु के वह अंग होती हैं जो उसे कार्य की ओर अग्रसर करती हैं। अर्थ प्रकृतियाँ 5 प्रकार की होती हैं जिनका क्रम हमने बता दिया है और वो है बीज बिंदु पताका प्रकरी कार्य। तो गाइस चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार मृदुला गर्ग के उपन्यासों का सही अनुक्रम है और ए ऑप्शन है उसके हिस्से की धूप चित्तकोबरा मैं और मैं कठगुलाब। बी ऑप्शन है चित्तकोबरा उसके हिस्से की धूप मैं और मैं कठगुलाब। सी ऑप्शन है उसके हिस्से की धूप मैं और मैं कठगुलाब चित्तकोबरा। डी ऑप्शन है कठगुलाब चित्तकोबरा मैं और मैं उसके हिस्से की धूप। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए उसके हिस्से की धूप। इसका प्रकाशन वर्ष है 1975 ईस्वी। चित्तकोबरा इसका प्रकाशन वर्ष है 1979 ईस्वी। वहीं मैं और मैं इसका प्रकाशन वर्ष है 1984 ईस्वी और कठगुलाब का प्रकाशन वर्ष है 1996 ईस्वी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से गाइज। प्रकाशन वर्ष के आधार पर जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम है और ऑप्शन ए है प्रतिध्वनि छाया आकाशदीप इंद्रजाल। बी ऑप्शन है छाया प्रतिध्वनि आकाशदीप इंद्रजाल। सी ऑप्शन है इंद्रजाल छाया प्रतिध्वनि आकाशदीप। डी ऑप्शन है आकाशदीप छाया इंद्रजाल प्रतिध्वनि। तो गाइज जो जयशंकर प्रसाद जी की कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम है वो है ऑप्शन बी छाया का प्रकाशन वर्ष है गाइज 1912 ईस्वी। वहीं प्रतिध्वनि का प्रकाशन वर्ष है 1926 ईस्वी। आकाशदीप का प्रकाशन वर्ष है 1929 ईस्वी और इंद्रजाल का गाइज प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी। गाइज जयशंकर प्रसाद जी की एक और रचना का नाम है आंधी और इसका प्रकाशन वर्ष है गाइज आंधी का 1931 ईस्वी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है और ए ऑप्शन है सूनी घाटी का सूरज मकान सीमाएं टूटती हैं विश्रामपुर का संत। बी ऑप्शन है सूनी घाटी का सूरज सीमाएं टूटती हैं मकान विश्रामपुर का संत और सी ऑप्शन है सीमाएं टूटती हैं सूनी घाटी का सूरज मकान विश्रामपुर का संत। डी ऑप्शन है मकान सूनी घाटी का सूरज विश्रामपुर का संत सीमाएं टूटती हैं।
तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी, सूनी घाटी का सूरज। इसका प्रकाशन वर्ष है 1957 ईस्वी। सीमाएं टूटती है का प्रकाशन वर्ष है 1973 ईस्वी। मकान का प्रकाशन वर्ष है 1976 ईस्वी। और विश्रामपुर का संत का प्रकाशन वर्ष है 1998 ईस्वी। तो चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। और अगला प्रश्न गाइज, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम है। और ऑप्शन ए है, क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर, टुकड़े टुकड़े दास्तां जो मैंने किया। बी ऑप्शन है, बसेरे से दूर, क्या भूलूं क्या याद करूं, टुकड़े टुकड़े दास्तां जो मैंने किया। सी ऑप्शन है, टुकड़े टुकड़े दास्तां जो मैंने किया, बसेरे से दूर, क्या भूलूं क्या याद करूं। और डी ऑप्शन है, जो मैंने किया, क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर, टुकड़े टुकड़े दास्तां। तो गाइस इसका सही क्रम है ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही क्रम है। गाइस आपकी जानकारी के लिए बता दें कि क्या भूलूं क्या याद करूं, इसका प्रकाशन वर्ष है 1969 ईस्वी। बसेरे से दूर का प्रकाशन वर्ष है 1978 ईस्वी। टुकड़े टुकड़े दास्तां का प्रकाशन वर्ष है 1986 ईस्वी। और जो मैंने किया का प्रकाशन वर्ष है 1992 ईस्वी। तो चलते हैं गाइस अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम है। और ऑप्शन है, ए है कल्पलता, कूटज, आलोक पर्व, अशोक के फूल। बी ऑप्शन है, कूटज, आलोक पर्व, अशोक के फूल, कल्पलता। सी ऑप्शन है, आलोक पर्व, कल्पलता, अशोक के फूल, कूटज। डी ऑप्शन है, अशोक के फूल, कल्पलता, कूटज या फिर आलोक पर्व। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अशोक का फूल। इसका प्रकाशन वर्ष है 1948 ईस्वी। कल्पलता इसका प्रकाशन वर्ष है गाइज 1951 ईस्वी। कूटज इसका प्रकाशन वर्ष है 1964 ईस्वी। और आलोक पर्व का प्रकाशन वर्ष है 1972 ईस्वी। और गाइज ये जितनी भी रचनाएं हैं ये हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, जो कि निबंध संग्रह विधा की रचनाएं हैं। तो गाइज चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम है। और ऑप्शन ए है, आधुनिक हिंदी साहित्य, रस सिद्धांत, दक्षिणी हिंदी का साहित्य, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन। बी ऑप्शन है, रस सिद्धांत, आधुनिक हिंदी साहित्य, दक्षिणी हिंदी का साहित्य, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन। सी ऑप्शन है, आधुनिक हिंदी साहित्य, दक्षिणी हिंदी का साहित्य, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन, रस सिद्धांत। डी ऑप्शन है, आधुनिक हिंदी साहित्य, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन, रस सिद्धांत, दक्षिणी हिंदी का साहित्य। तो गाइज इस प्रश्न का सही क्रम हुआ ऑप्शन ए, आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रकाशन वर्ष है गाइज 1940 ईस्वी। और इसके लेखक हैं लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। वहीं रस सिद्धांत का प्रकाशन वर्ष है 1964 ईस्वी और लेखक हैं नगेंद्र। वहीं दक्षिणी हिंदी का साहित्य का प्रकाशन वर्ष 1970 ईस्वी और लेखक हैं श्री राम शर्मा। और मार्क्सवादी साहित्य का चिंतन का प्रकाशन वर्ष 1973 ईस्वी और लेखक हैं शिव कुमार मिश्र। तो गाइस चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, प्रकाशन वर्ष के दृष्टि से डॉक्टर नगेंद्र के आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम है। और ऑप्शन ए है, भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, काव्य में उदात्त तत्व, साहित्य का समाज शास्त्र, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका। बी ऑप्शन है, भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, काव्य में उदात्त तत्व, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका, साहित्य का समाज शास्त्र। और सी ऑप्शन है, काव्य में उदात्त तत्व, भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका, साहित्य का समाज शास्त्र। और डी ऑप्शन है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका, साहित्य का समाज शास्त्र, भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, काव्य में उदात्त तत्व। तो गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी, भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, काव्य में उदात्त तत्व, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका, साहित्य का समाज शास्त्र। तो गाइस चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है गाइस 56 से 65 नंबर के प्रश्नों को कथन और तर्क के रूप में दिए गए हैं, जिसके विकल्प भी दिए रहेंगे, हमको उसके उत्तर देने हैं। तो गाइस चलते हैं और देखिए गाइस प्रश्न संख्या 56 है और स्थापना दिया गया है, ए है कि रसो वै सह, और तर्क दिया गया है इसलिए रस को ब्रह्मा स्वाद सहोदर कहा गया है। और ऑप्शन ए है, ए सही आर गलत, बी ऑप्शन ए गलत आर सही, सी ऑप्शन दोनों सही और डी ऑप्शन दोनों गलत।
तो गाइज यहाँ पर दोनों ही बातें सही कही गई हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी। रसो वैसह वेदों में पाया जाने वाला रस के संदर्भ में एक वैदिक सूक्ति है। इस सूक्ति के आधार पर रस को आनंद स्वरूप ब्रह्मा माना गया है। इसी आधार पर रस को ब्रह्मानंद सहोदर और ब्रह्मा का आस्वाद कहा गया है। इसलिए यहाँ पर दोनों ही बातें सही कही गई हैं। तो चलते हैं गाइज अगले प्रश्न की तरफ, और प्रश्न संख्या 57 है गाइज। स्थापना दिया गया है, छायावाद केवल व्यक्ति प्रेम सौंदर्य और यौवन की कविता है। गाइस पढ़ते हुए ये लग रहा है कि ये बात गलत कहा गया है, वही तर्क दिया गया है, इसीलिए उसमें सामाजिक नैतिकता की उपेक्षा मिलती है। गाइस ये भी बात गलत है। तो गाइस इसको बिना ऑप्शन को देखे ही हम कह सकते हैं कि यहाँ पर दोनों ही बातें गलत कही गई है। तो गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी, दोनों बात यहाँ पर गलत कहा गया है। गाइस मानव मात्र व्यक्ति के प्रेम सौंदर्य और यौवन की कविता नहीं है। छायावाद मात्र व्यक्ति के प्रेम सौंदर्य और यौवन की कविता नहीं है, बल्कि छायावाद युग भारत की अस्मिता की खोज का युग है। छायावाद युग में सामाजिक नैतिकता को प्रमुखता मिलती है, न कि उपेक्षा को। इसलिए यहाँ पर दोनों ही बात को गलत कहा गया है। तो चलते हैं गाइस अगले प्रश्न की तरफ, और प्रश्न संख्या 58 है। स्थापना दिया गया है, रहस्य भावना के लिए द्वैत की स्थिति भी आवश्यक है और अद्वैत का आभास भी। तो गाइज ये बात यहाँ पर सही कहा गया है, और तर्क दिया गया है, देख लेते हैं क्या दिया गया है। क्योंकि एक के अभाव में विरह की अनुभूति असंभव हो जाती है और दूसरे के बिना मिलन की इच्छा आधार खो देती है। तो गाइज यहाँ पर यह भी तर्क सही दिया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हुआ वो है कि दोनों सही हैं। तो सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी। यहाँ पर दोनों ही बातें सही कही गई हैं। रहस्य भावना में द्वैत और अद्वैत दोनों आवश्यक होता है। अद्वैत की स्थिति में हमेशा दो जीव, आत्मा, व्यक्ति आदि के पास रहने या एक होने पर विरह या अलगाव का दर्द या दुख क्या होता है इसका आभास नहीं हो पाएगा, और बिना द्वैत यानी कि अलगाव के मिलन का महत्व नहीं रह जाएगा। अतः यहाँ पर दोनों ही बात सही कही गई है। तो गाइस चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और प्रश्न संख्या 59 है। स्थापना दिया गया है, प्रसाद के अनुसार काव्य मन और आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। गाइस यहाँ पर ये बात बिल्कुल भी गलत कही गई है, और देख लेते हैं इसका तर्क क्या दिया गया है। क्योंकि काव्य आत्मा की मनन शक्ति की वह असाधारण अवस्था है जो श्रेय सत्य को उसके मूल चारुत्व में सहसा ग्रहण कर युगों की समष्टि अनुभूतियों में अंतर्निहित शाश्वत चेतना का काव्य में सृजन करती है। इसलिए छायावादी काव्य की मूल चेतना रहस्यवादी है। तो गाइज इसका जो तर्क दिया गया है वो बिल्कुल सही कहा गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हुआ गाइज वो हुआ ऑप्शन ए। ये गलत है, लेकिन जो इसका तर्क दिया गया है वो सही है। गाइज आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रसाद जी के अनुसार काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। वह एक श्रेयमयी प्रिय रचनात्मक ज्ञानधारा है। इस प्रकार काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। इसलिए जो ये पहला वाला स्थापना दिया गया है वो बिल्कुल इसके उल्टा कहा गया है, इसलिए वो गलत है। काव्य मनन शक्ति और सत्य को उसके मूल सौंदर्य में ग्रहण करके युग की सभी अनुभूतियों को सम्मिलित करते हुए शाश्वत चेतना के साथ काव्य में सृजन करती है। इस प्रकार छायावादी काव्य की मूल चेतना रहस्यवादी है। तो गाइस ये तर्क इसका जो दिया गया है वो सही है। तो चलते हैं गाइस अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से। स्थापना दिया गया है, शुद्ध वियोग का दुख केवल प्रिय के अलग हो जाने की भावना से उत्पन्न क्षोभ या विषाद है, जिसमें प्रिय के दुख या कष्ट आदि की कोई भावना नहीं रहती। तो गाइस यहाँ पर यह बात बिल्कुल भी गलत कही गई है, और तर्क दिया गया है कि क्योंकि जिस व्यक्ति से किसी की घनिष्ठता और प्रीति होती है वह उसके जीवन के बहुत से व्यापारों तथा मनोवृत्तियों का आधार होता है। गाइस ये जो तर्क है ये सही कहा गया है। तो गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी। यहाँ पर स्थापना गलत है, लेकिन इसका रीजन सही दिया गया है। शुद्ध वियोग से उत्पन्न दुख केवल प्रिय के अलगाव हो जाने की भावना से उत्पन्न क्षोभ या विषाद मात्र नहीं है। इसमें
प्रिय के दुख या कष्ट आदि की भी भावना समाहित होती है। यदि किसी व्यक्ति का किसी व्यक्ति से घनिष्ठता या प्रीति होती है तो एक व्यक्ति दूसरे के व्यापार तथा मनोवृत्तियों का आधार हो सकता है। तो गाइस चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से, स्थापना दिया गया है, अद्य बिंब आदि मनुष्य की ऐन्द्रिक कल्पना है। तो गाइस यहाँ पर यह बात सही कहा गया है और तर्क दिया गया है, इसीलिए आगे चलकर कथात्मक तत्वों के सम्मिलन से यही आदि बिंब मिथक के रूप में विकसित हुआ। गाइस यहाँ पर यह भी बात सही कही गई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी। यहाँ पर स्थापना और तर्क दोनों ही सही दिया गया है। गाइस आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिंब का अर्थ होता है किसी पदार्थ को मूल रूप प्रदान करना, चित्रबद्ध करना या मानसिक प्रतिकृति में उतारना। बिंब एक प्रकार का भावगर्भित शब्द है। ऐन्द्रिक भाव जगाना उसका मुख्य कार्य है। इस प्रकार बिंब प्रारंभिक मनुष्य की ऐन्द्रिक कल्पना है। जब इन्हीं आला बिंबों में ऐन्द्रिक कल्पना के आधार पर कथात्मक तत्वों का सम्मिलन हुआ तो यह मिथक बन गया। तो गाइस यहाँ पर दोनों ही बातें सही कही गई हैं। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न इस प्रकार से दिया गया है, स्थापना है, रस व्यापक स्तर पर भारतीय काव्य का महत्वपूर्ण तत्व है, इसलिए संपूर्ण हिंदी कविता का एकमात्र निष्कर्ष रस है। तो गाइस यहाँ पर यह बात बिल्कुल भी गलत कहा गया है और तर्क दिया गया है, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद तक की हिंदी कविता का मूल्यांकन रस की शास्त्रीय पद्धति द्वारा ही संभव है। यह भी एक बात यहाँ पर गलत कही गई है। तो गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी। यहाँ पर दोनों बातें गलत हैं। रस व्यापक स्तर पर भारतीय काव्य का महत्वपूर्ण तत्व है, लेकिन संपूर्ण हिंदी कविता की एकमात्र निष्कर्ष जिसको कसौटी कहते हैं वो नहीं है। काव्य के अन्य तत्वों में छंद, रीति, अलंकार इत्यादि हैं। स्वतंत्रता के बाद हिंदी कविता का मूल्यांकन रस के साथ ही भाव, भाषा, शैली एवं कथ्य के अनुसार होता है, मात्र रस के आधार पर नहीं। अतः कथन ए और आर दोनों ही यहाँ पर गलत दिए गए थे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 63। स्थापना दिया गया है, साहित्य जनता की अभिजात्य चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब है। तो गाइस ये बात गलत है, क्योंकि साहित्य जनता की अभिजात चित्तवृत्तियों का नहीं बल्कि साहित्य जनता की संचित चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब है। और तर्क देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, क्योंकि साहित्य में अभिव्यक्त भाव और विचार जन सामान्य की धरोहर नहीं होते। तो गाइस यहाँ पर यह भी बात गलत कही गई है, क्योंकि साहित्य में अभिव्यक्त भाव और विचार जन सामान्य की धरोहर होते हैं। तो यहाँ पर दोनों बातें गलत कही गई हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी। गाइस चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न संख्या 64 है, स्थापना दिया गया है, साहित्य लेखन के विशिष्ट व्यक्तित्व का प्रकाशन है। तो गाइस यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि साहित्य लेखन के व्यक्तित्व का नहीं बल्कि उसके विशिष्ट विचारों का प्रकाशन है। और तर्क दिया गया है, क्योंकि जन समूह के पास अपने अनुभवों का व्यक्त करने की कल्पनात्मक सामर्थ्य नहीं होती। गाइस यह बात सही है। तो स्थापना इसका गलत है लेकिन तर्क सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न संख्या 65 है गाइस, स्थापना दिया गया है, दार्शनिकता और अनुभूति संपन्नता से ही व्यक्तित्व का समाजीकरण नहीं हो जाता। तो गाइस यहाँ पर यह बात सही कही गई है और तर्क है, क्योंकि व्यक्तित्व के समाजीकरण के लिए अपनी शक्तियों को मानव कल्याण और सामाजिक कार्य की ओर उन्मुख करना होता है। यह भी बात यहाँ पर सही कही गई है। तो गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी। यहाँ पर दोनों ही बात सही कहा गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न संख्या 66 है गाइस, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। और सूची 1 के ऑप्शन है, रास पंचाध्यायी, प्रेम वाटिका, कवित्व रत्नाकर, बरवे नायिका भेद। सूची 2 के ऑप्शन है, रसखान, सेनापति, नंददास, आलम, रहीम। तो गाइस रास पंचाध्यायी इसके लेखक हैं नंददास, वहीं प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं रसखान, और कवित्व रत्नाकर के रचनाकार हैं सेनापति, और वहीं बरवे नायिका भेद के रचनाकार हैं रहीम। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। और सूची 1 के ऑप्शंस हैं, कौन परी यह बानी अरी नीत नीर भरी गगरी ढड़कावे। बी ऑप्शन है, यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवारी की धार पे धावनो है। सी ऑप्शन है, चूजिन के चूजी मौजीन के महाराज हम कविराज हैं पैचाकर चतुर के। और डी ऑप्शन है, चांदनी के भारन दिखात उनियो सुचंद गंध ही के भारत बहत मंद मंद पौन। और सूची 2 के ऑप्शन है, द्विजदेव प्रताप शाही बोधा पजनेश ठाकुर। तो गाइज जो ए ऑप्शन है, कौन परी यह बानी अरी नित नीर भरी गगरी ढड़कावे, इन पंक्तियों के रचयिता हैं गाइज प्रताप शाही। और यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवारी की धार पे धावनो है, इन पंक्तियों के रचनाकार हैं गाइज बोधा। और चोजिन के चोजी मौजिन के महाराज हम कविराज हैं पैचा कर चतुर के, तो इन पंक्तियों के जो रचनाकार हैं वो हैं ठाकुर। और चांदनी के भारन दिखात उनियो सोचंद गंध ही के भारन बहुत मंद मंद पौन, इन पंक्तियों के रचनाकार हैं गाइज द्विजदेव। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर जाता है हमारा ऑप्शन ए, इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। तो चलते हैं गाइज अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 68, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। और सूची 1 के ऑप्शंस हैं, प्रबंध चिंतामणि, रणमल छंद, जय चंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका। सूची 2 के ऑप्शंस हैं, श्रीधर, जैनाचार्य मेरुतुंग, मधुकर कवि, भट्ट केदार दामोदर। तो गाइज प्रबोध चिंतामणि के रचनाकार हैं जैनाचार्य मेरुतुंग। और रणमल छंद के रचनाकार हैं श्रीधर। वहीं जय चंद्र प्रकाश इसके रचनाकार हैं भट्ट केदार। और जय मयंक जस चंद्रिका के रचनाकार हैं मधुकर कवि। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए, इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, निम्नलिखित कविताओं को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए। और सूची 1 के ऑप्शन हैं, प्रेम माधुरी, एकांतवासी योगी, हिम तरंगिणी निहार। सूची 2 के ऑप्शन है, 1886, 1925, 1875, 1948, 1930। तो गाइज प्रेम माधुरी का प्रकाशन वर्ष है 1875 ईस्वी। वहीं एकांतवासी योगी का प्रकाशन वर्ष है 1886 ईस्वी। और हिम तरंगिणी का प्रकाशन वर्ष है 1948 ईस्वी। और वहीं निहार का प्रकाशन वर्ष है 1930 ईस्वी। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर जाता है हमारा ऑप्शन सी को, इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी। तो चलते हैं गाइज अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से, निम्नलिखित कविताओं को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए। और सूची 1 के ऑप्शंस हैं, कुकुरमुत्ता, हुंकार, भग्नदूत, प्रेम संगीत। और सूची 2 के ऑप्शंस हैं, 1933, 1942, 1936, 1939, 1937। तो गाइज कुकुरमुत्ता का प्रकाशन वर्ष है 1942 ईस्वी और इसके लेखक हैं निराला। वहीं हुंकार के लेखक हैं दिनकर और हुंकार का प्रकाशन वर्ष है 1939 ईस्वी। और भग्नदूत इसका प्रकाशन वर्ष है 1933 ईस्वी और गाइज इसके लेखक हैं अज्ञेय। वहीं प्रेम संगीत का प्रकाशन वर्ष है 1937 ईस्वी और इसकी रचनाकार हैं गाइज भगवती चरण वर्मा। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी, इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। तो गाइज चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न संख्या 71 है गाइज, निम्नलिखित पात्रों को संबंधित रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। और सूची 1 के ऑप्शंस हैं, राधा, जाम्बवान, युधिष्ठिर, केश कंबली। सूची 2 के ऑप्शन है, राम की शक्ति पूजा, असाध्य वीणा, प्रिय प्रवास, विजय पथ, महाप्रस्थान। तो गाइज राधा ये पात्र है प्रिय प्रवास का। और जाम्बवान ये पात्र है राम की शक्ति पूजा का। और युधिष्ठिर ये पात्र है महाप्रस्थान रचना का। और केश कंबली ये जो पात्र हैं वो हैं असाध्य वीणा का।
तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा जाता है ऑप्शन बी को। इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी। चलते हैं गाइज अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है निम्नलिखित स्त्री चरित्रों को संबंधित नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। और सूची 1 के ऑप्शंस हैं शीलवती, शर्मिष्ठा, सुरेखा, उर्वी। सूची 2 के ऑप्शन है पहला राजा, द्रौपदी, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, देवयानी का कहना, देहांतर। तो गाइज शीलवती ये पात्र हैं सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, और शर्मिष्ठा ये पात्र है देहांतर नाटक का, और सुरेखा ये पात्र है द्रौपदी। वहीं उर्वी ये पात्र है गाइज पहला राजा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। चलते हैं गाइज अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 73। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। और सूची 1 के ऑप्शंस हैं भाग्यवती, नूतन ब्रह्मचारी, अधिखिला फूल, आदर्श दंपत्ति। सूची 2 के ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, श्रद्धाराम फुलौरी, राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट, लज्जाराम मेहता। तो गाइज भाग्यवती इसके लेखक हैं श्रद्धाराम फुलौरी, और नूतन ब्रह्मचारी इसके रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट, और अधिखिला फूल के रचनाकार हैं हरिऔध, और आदर्श दंपत्ति इसके जो लेखक हैं वो हैं लज्जाराम मेहता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए। गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। इसी के साथ चलते हैं प्रश्न संख्या 74 की तरफ, और प्रश्न संख्या 74 है गाइज निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। और सूची 1 के ऑप्शंस हैं पानी बिच मीन प्यासी, आज के अतीत, पिंजरे की मैना, हादसे। सूची 2 के ऑप्शन है रमणिका गुप्ता, रविंद्र कालिका, मिथिलेश्वर, भीष्म साहनी, चंद्र किरण, सोनरेखा। तो गाइज पानी बिच मीन प्यासी इसके लेखक हैं गाइज मिथिलेश्वर, और आज के अतीत के लेखक हैं भीष्म साहनी। वहीं पिंजरे की मैना इसके लेखक हैं गाइज चंद्र किरण सोनरेखा, और हादसे के रचनाकार हैं रमणिका गुप्ता। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और हमारा आज का अंतिम प्रश्न है गाइज निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। और सूची 1 के ऑप्शन हैं भरत, धनंजय, सागर नंदी, रामचंद्र, गुणचंद्र। सूची 2 के ऑप्शन है साहित्य दर्पण, नाट्य दर्पण, नाट्य शास्त्र, 10 रूपक, नाटक लक्षण, रत्नकोश। भरत के रचना का नाम है गाइज भरत मुनि के नाट्य शास्त्र। वहीं धनंजय के नाटक का या रचना का नाम है धनंजय के 10 रूपक। वहीं सागर नंदी इनके रचना का नाम है नाटक लक्षण रत्नकोश, और रामचंद्र गुणचंद्र के रचना का नाम है नाट्य दर्पण। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए। तो गाइज आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद लगा हो गाइज तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ढेर सारा सपोर्ट कीजिए। तो गाइज मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।